बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? इट सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस पर्सन के हाथ में ये बॉल है। जब भी इस पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स वर्क डन करेगा, और वो वर्क डन जितनी ये वर्क डन करेगा उतना इसमें एनर्जी स्टोर होगी। मान के चलो इसने इसको ऊपर की तरफ धकेला, तो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। एक पॉइंट आता है जब इसकी मैक्सिमम हाइट पहुंचती है, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। देन उसके बाद वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। राइट? तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई एंड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम को इस हाथ से मैं खींचता हूँ, तो मैंने इस पे कुछ वर्क डन किया। अब वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगी एज पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाऊंगा, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी मैक्सिमम। जब इसको मैं छोड़ूंगा तो ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन इस दौरान जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी। क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम एट टू एक्सट्रीम पोजिशंस। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका क्या मतलब है? वर्क डन की फॉर्मूला हमने पढ़ी है, डेल्टा के दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एंड वर्क डन को हम एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, देन पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, डेल्टा वी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दैट मीन्स जो वर्क डन होगी, वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इन दो इक्वेशन को देखेंगे, इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिलता है। दैट मीन्स जो यहाँ पे k प्लस वी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये एक बॉडी में कांस्टेंट रहती है। अगर हम होल पाथ की बात करेंगे, तो होल पाथ में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल will be equal to kinetic energy final plus potential energy final. That means total mechanical energy of a system is conserved if the force doing work on it are conservative. कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, वो सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें जो वर्क डन होती है, वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी में जो वर्क डन होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात होगी, तो वर्क डन को हम ऐसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एंड कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है इन ए क्लोज पाथ दैट्स इक्वल टू जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होती है दैट विल डिपेंड अपॉन द पाथ दैट a body takes. And non conservative force में work done in a closed path that is not zero. मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। वाई? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स डज डिपेंड अपॉन द पाथ। अगर एक ऑब्जेक्ट लंबी पाथ लेता है तो उस लंबी पाथ में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट शॉर्ट पाथ लेता है तो शॉर्ट पाथ में फ्रिक्शन कम होगी। और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से जो एनर्जी है वो कुछ डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट विच कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, लेट्स टेक ए मास m। इस मास को हम
तीन अलग अलग हाइट्स पे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये ग्राउंड से हाइट h पे है और इधर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है बिकॉज इट इज़ एट रेस्ट। v ऑफ h इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरी पोजीशन लेंगे एट b, तो एंड तीसरी पोजीशन हम लेंगे एट द ग्राउंड लेवल। और यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगी, वो सेम होगी अभी हम डिराइव करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं हाइट h पे, मैकेनिकल एनर्जी एट ई ए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए अगर हम देखेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, देयरफॉर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी एम जी एच ड्यू टू इट्स हाइट ओनली। मतलब सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। देयरफॉर वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी एट A is equal to mgh, capital H, and kinetic energy is 0, and therefore mechanical energy is potential energy plus kinetic energy, and that's equal to mgh. B पे बात कर लेते हैं। B पे क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इस बॉडी में होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी इस बॉडी में है, तो हम कैसे इसको डिराइव करेंगे। लेट्स सपोज दिस बॉडी इज एट हाइट h, तो हाइट h पे एंड यहाँ पे वेलोसिटी v ऑफ h है, राइट, बिकॉज ये हाइट पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पे लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेट होती है बॉडी जब हम इसको गिराते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट बी की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एम जी एच, बिकॉज हाइट एच पे है। एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे दैट विल बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, बट यहाँ पे वी स्क्वायर है वी ऑफ एच स्क्वायर। लेकिन जो v ऑफ एच स्क्वायर है इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो वहां से हमें v स्क्वायर मिल जाएगा 2gh माइनस h। ओके, एंड यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी, सो इसको पुट करके यहाँ पे हमें मिल जाएगा एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच। और मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी ये है एम जी स्मॉल एच एंड काइनेटिक एनर्जी ये है, तो हमें लास्ट में एम जी कैपिटल एच मिल जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी एट सी, क्योंकि यहाँ पे हाइट है ही नहीं, हाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हियर विल बी इक्वल टू 0। तो जो भी एनर्जी यहाँ पे होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम मान के चलते हैं कि इट जस्ट टच द ग्राउंड, यानी कि उस हाइट पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ एम ऑफ वी ऑफ 0 स्क्वायर। सो वी ऑफ 0 स्क्वायर वैसे हम निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वहाँ से हम निकालेंगे तो वहाँ से हमें वी स्क्वायर मिल जाएगा 2gh। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे सो इट विल गिव अस एम जी कैपिटल एच। और मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो इसको पुट करके हमें मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच के बराबर फिर से मिल जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी यही एनर्जी है एम जी एच, यहाँ पे भी यही एनर्जी है बी पे एम जी एच, और सी पे भी वही एनर्जी है एम जी एच। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड एवरीवेयर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करेंगे, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट हाइट एच पे है तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे अगर हम देखेंगे। और हाइट डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। सबसे मिनिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम, और सबसे मिनिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और हाफ वे पे अगर हम देखेंगे, हाफ वे पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है, अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अभी हमने इसको ना स्ट्रेच किया ना इसको कंप्रेस किया। मान के चलो हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं और ये कंप्रेस हो गई, राइट। और कंप्रेस से ये डिस्प्लेसमेंट हुई एक्स सी, सी रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशन। अब हमने इसको छोड़ दिया, अब छोड़ने से क्या होगा, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ स्ट्रेच होगी, expand होगी। So let the displacement be xe, this is the displacement for expansion। तो
work done if the block is moved from initial displacement xi to final displacement xf. ये इसकी xi डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, एंड ये इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट xi डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे xc है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट xf है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स according to Hooke's law. So work done by spring force will be equal to minus times integration of xi to xf. Xi is the initial displacement and xf is the final displacement. F dx. F dx क्या है? यहाँ पे F है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे kx के बराबर है, सो kx dx विच इज इक्वल टू, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हाफ ऑफ kxi स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ kxf स्क्वायर मिल जाएगा। तो means that work done by spring force depends only on the end points. यहाँ पे सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इट मीन्स दैट दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है जो रेड वाला ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ है, और जो ये वाला ग्राफ है दिस इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस ग्राफ इज फॉर द ऑसिलेटिंग स्प्रिंग। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम। देन उसके बाद छोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके जीरो आ जाती है। देन उसके बाद फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सपेंशन में, तो एक्सपेंशन में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, उसको जब हम छोड़ते हैं, वहां से जब हम उसको इसको छोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। बाद ये काइनेटिक एनर्जी फिर से डिक्रीज होती है और एक पॉइंट पे ये, यानी कि जहाँ पे ये इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। आइए कोलिजन्स के बारे में बात करते हैं। There are two types of collisions. One is elastic collision and second is inelastic collision. Elastic collision में कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। जैसे elastic collision में टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, the total linear momentum is conserved, and total kinetic energy of the system is also conserved in elastic collision. और जब collision होता है the bodies completely regain their deformities. यहाँ पे बॉडीज में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होती है, अगर होती है फिर वो अपनी डिफॉर्मिटी से फिर से अपने है ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, कंप्लीटली रिगेन देयर डिफॉर्मिटीज। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि इसमें टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, और कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक हो जाती है एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, and after the collision the bodies partly regain from their deformities and some of its initial kinetic energy is lost. इन इलास्टिक कोलिजन में जो डिफॉर्मिटी होती है बॉडी पार्टली उससे रिगेन करती है बट कुछ काइनेटिक एनर्जी उसमें से लॉस हो जाती है। लेकिन हमें एक बात नोट करनी है, वो ये है कि टोटल जो मोमेंटम होगा ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इट्स ऑलवेज कंजर्व्ड, चाहे वो कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो। बट जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन एंड नॉट इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जनरली वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक और नॉर कंप्लीटली इन इलास्टिक। ठीक है, कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, ना कंप्लीटली इन इलास्टिक होता है, बट मोस्ट ऑफ द कोलिजन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो इन इलास्टिक फॉर्म में होते हैं।
चलिए एक एक करके इनको हम पढ़ लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन अगर हम एक डायमेंशन की, वन डायमेंशन की बात अगर हम करेंगे, ये रही इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर हम इनको एनालाइज करेंगे, दो बॉडीज हैं। एक बॉडी ग्रेटर वेलोसिटी से चल रही थी एंड दूसरी बॉडी जो इससे आगे है कम वेलोसिटी से चल रही थी। तो ग्रेटर वो आगे आके इस बॉडी को टक्कर मारता है और अपना मोमेंटम शिफ्ट करता है इस बॉडी में। अब लेट्स सपोज इस बॉडी का मास था m1, दूसरी बॉडी का मास था m2। इसकी वेलोसिटी थी u1 एंड इसकी वेलोसिटी थी u2। दिस इज द कोलिजन सिचुएशन। आफ्टर कोलिजन मास तो सेम ही रहेगा बट वेलोसिटी इनकी चेंज हो जाएगी। Let's suppose the velocity of m1 is v1 and velocity of m2 is v2। अब क्या होता है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड देयरफॉर m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि फाइनल मोमेंटम ये है m1 v1 प्लस m2 v2। फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम इज m1 v1 सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, m2 कॉमन, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट करो एंड m2 कॉमन निकलेगा। m2 इंटू v2 माइनस u2 इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1। एंड इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन दो ऑब्जेक्ट्स की होगी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इन दो ऑब्जेक्ट्स की इनिशियली में होगी। So therefore we can write half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square. This one is equal to half of m1 u1 square plus half of m2 u2 square। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं। ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 2। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, v2 प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस u1। इसको आप डिवाइड करके आराम से इसको निकाल सकते हो, या यहाँ से हम v2 निकाल सकते हैं। v2 इज इक्वल टू u1 प्लस सॉरी v1 प्लस u1 माइनस u2। अब देखिए यहाँ से हम v2 को एलिमिनेट करते हैं। मान के चलो यहाँ से हम v2 को एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर v2 फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ पे जो v2 का वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे v2 को। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एंड देन इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा एंड देन v1 हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो v1 विल बी दिस इक्वेशन। अगेन इक्वेशन 4 से अगर आप देखोगे v2 प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस u1, इक्वेशन 4 v2 प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस v1, तो यहाँ से हमें v1 मिल जाएगा। सो v1 विल बी इक्वल टू u2 प्लस सॉरी v1 will be equal to v2 plus u2 minus u1। देन हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में फिर से यूज करेंगे। पहले हमने v2 को वहां पे रखा, अब हम v1 को उस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और हमें रिजल्ट इस तरह का मिल जाएगा। देन इसको रीअरेंज करने के बाद लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8, ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन 6 जो हमने अभी पढ़ी, ये हमें फाइनल वेलोसिटीज देते हैं आफ्टर द कोलिजन इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस एंड इनिशियल वेलोसिटीज। ये रही इक्वेशन v1 दिस इक्वेशन एंड ये है v2। देन यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। जैसे मान के चलो इफ द टू मासेस आर इक्वल, दो मासेस बराबर है, इक्वल है, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, लेट्स सपोज इक्वल टू m, हम इसको रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे m1 इक्वल टू m2, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर v1 इक्वल टू u2 हो जाएगा, बिकॉज ये सारा जीरो बन जाएगा, ये सारा जीरो बन जाएगा, बिकॉज m1 माइनस m2 ये दोनों बराबर है तो ये जीरो बन जाएगा, तो सारा जीरो बन जाएगा इधर। एंड m2 m के बराबर हमने रखा और ये भी m के बराबर है, देयरफॉर ये
यहाँ पे आ गया 2m, 2 कैंसिल, mm कैंसिल, तो ये u2 के बराबर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम, इस स्पेशल केस को m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, इसको अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे, v2 में रखेंगे, तो यहाँ से हमें v2 मिल जाएगा u1 के बराबर। तो सिंपल यहाँ पे मतलब यह है कि बॉडीज जो हैं ये इंटरचेंज करेंगे वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, यानी कि जितनी पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो उसको शिफ्ट करेगा टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब इसका दूसरा सब केस है, इफ द सेकंड बॉडी वाज एट रेस्ट, सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, उधर से पीछे से बॉडी आ रही है और उसको इसने टक्कर मारी, दैट मीन्स u2 इज इक्वल टू जीरो। सेकंड बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो u2 जीरो रखने से हमारे पास v1 इक्वल टू जीरो आ जाएगा एंड v2 इक्वल टू u1 के बराबर आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड pushes the second body with its initial speed। सेकेंड केस नंबर सेकेंड, अगर पहला मास बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है कंपेयर टू द सेकेंड मास, उस केस में क्या होगा, उस केस में हम मास ऑफ द सेकेंड बॉडी इक्वल टू जीरो लेंगे, नियरली इक्वल टू जीरो, देन v1 इज इक्वल टू u1। दैट मीन्स जो जो इनिशियल वेलोसिटी थी फर्स्ट बॉडी की, वो नियरली फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बन, क्योंकि इस मास से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितनी वेलोसिटी से वो आ रहा था उतनी ही वेलोसिटी से वो जाएगा, राइट। तो एंड देयरफॉर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास नियरली इक्वल टू जीरो है, नियरली इक्वल टू जीरो है, v1 इक्वल टू u1, तो यहां से पुट करने के बाद हमें v2 ये मिल जाएगा, 2u1 माइनस u2। अब दूसरा यहाँ पे एक सब केस है, मान के चलो u2 इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स सेकेंड बॉडी जो जिसका मास बहुत ही कम है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, देन इसको पुट करने से हमारे पास v1 इक्वल टू u1 के बराबर आएगा एंड v2 इक्वल टू 2u1 के बराबर आ जाएगा। ओके, केस नंबर थर्ड, अगर m2 ही बहुत ग्रेटर है कंपेयर टू m1, यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो m1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, m1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, तो क्या होगा, दैट मीन्स m1 इज नियरली इक्वल टू जीरो। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास हम कंपेयर टू फर्स्ट मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जीरो लेते हैं, तो इसको पुट करने से हमारे पास v1 माइनस u1 प्लस 2u2 के बराबर आ जाएगा। इसको अगर आप इसमें पुट करोगे m1 इक्वल टू जीरो, देन v2 हमारे पास नियरली इक्वल टू u2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे एक और सब केस है, अगर मान के चलो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था, देयरफॉर हमें जो v1 मिलेगा वो नियरली इक्वल टू माइनस u1 के बराबर मिल जाएगा, इसको इसमें पुट करने के बाद, एंड देन u2 जीरो पुट करने के बाद हमें v2 यहाँ से मिल जाएगा नियरली इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि जो सेकंड बॉडी है वो कंटिन्यूसली अपने रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, बिकॉज सेकंड जो बॉडी है उसका मास काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द फर्स्ट बॉडी, तो अगर फर्स्ट बॉडी उससे स्ट्राइक हो भी रही है तो इस बड़े मास पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो एक ट्रक है और पीछे से साइकिल वाला 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो उसकी स्पीड से ट्रक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन वो क्या होता है, ये है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि जब दो बॉडीज आपस में स्टिक हो जाती है, एक बॉडी किसी और वेलोसिटी से आ रही है और सेकंड बॉडी किसी और वेलोसिटी से चल रही थी, और ये दोनों को कोलाइड हो गए, तो क्या हुआ, ये स्टिक हो गए, दिस इज नोन एज कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। इस केस में क्या होता है, इस केस में m1, इसकी फॉर एग्जांपल मास है इसका m1, इसका मास है m2, मास तो सेम ही रहेगा m1 m2, एंड इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, देन फाइनल वेलोसिटी इन दोनों की v हो जाती है बिकॉज दे स्टिक टू ईच अदर। तो इस केस में क्या होगा, सिंस द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम हर जगह कंजर्व रहता है, देयरफॉर m1 प्लस m2 इंटू v, यानी कि फाइनल मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम, क्योंकि
क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी v है, will be equal to initial momentum m1u1 plus m2u2, और therefore यहां से हमें v मिल जाएगा। एंड इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। याद रखिएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, राइट। तो इसका ये मतलब है जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी वो ये होगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी वो ये होगी, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन इज हाउ मच, वो कितनी होगी। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी। Therefore, loss in kinetic energy is delta K is equal to, इसको हम फॉर एग्जांपल बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जब हम करेंगे तो हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये है इक्वेशन विच इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर U2 0 है, मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो इनिशियली रेस्ट पे था, देन जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी। यहाँ पे आप U2 0 रख सकते हो, और U2 0 रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u1 स्क्वायर। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल दो बॉडीज है हमारे पास हैविंग मास m1 एंड m2। जो ये वाली बॉडी है ये इससे ग्रेटर स्पीड से चल रही थी, ग्रेटर वेलोसिटी से आ रही है, और वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी आने के बाद इसके साथ टकराती है। टकराने के बाद अगर ये किसी और डायरेक्शन में जा रही है और ये किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये 2 डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है। That means let's assume that this collision is in xy direction। तो इस केस में क्या होगा, मान के चलो इसका जो मास है दैट्स m1 एंड वेलोसिटी है u1, एंड टकराने के बाद एक बॉडी इधर से जा रही है, एक बॉडी इधर से जा रही है। मोमेंटम की डायरेक्शन थी, तो इससे ये एंगल थीटा पे अब मतलब इसका मोमेंटम है, और यहाँ से इसका मोमेंटम एंगल थीटा 2 पे है इसके रिस्पेक्ट में। तो देन इधर अगर हम देखेंगे ये इस कंपोनेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे इनटू 2, इसका कंपोनेंट जो यहाँ से ये मोमेंटम है m1 v1, इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इसका होगा m1 v1 cos ऑफ थीटा 1, एंड अलोंग द y एक्सिस इसका कंपोनेंट होगा m1 v1 sin ऑफ थीटा 1, एंड इस मास m2 का कंपोनेंट होगा, यानी कि जो यहाँ से इसको मोमेंटम मिल रहा है m2 v2, इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होगा m2 v2 cos ऑफ थीटा 2, एंड अलोंग द y एक्सिस इसका कंपोनेंट होगा m2 v2 sin ऑफ थीटा 2। तो यहां से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ यूज कर सकते हैं। सो अलोंग द x एक्सिस m1 u1, यानी कि जो मोमेंटम है वो इसके बराबर है m1 v1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2 v2 cos ऑफ थीटा 2, राइट। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे ये है इनिशियल मोमेंटम इसका m1 u1, एंड ये है इनका फाइनल मोमेंटम, क्योंकि आधा मोमेंटम यहाँ से शिफ्ट हो रहा है और आधा मोमेंटम इस m2 बॉडी में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 था ये फाइनल मोमेंटम के बराबर है, और फाइनल मोमेंटम हमें ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये वाले कंपोनेंट्स लेने हैं, और फाइनल मोमेंटम है m1 v1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2 v2 cos ऑफ थीटा 2। दिस इज अलोंग x एक्सिस। अलोंग y एक्सिस अगर हम कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि इनिशियल जो मोमेंटम था इन द y डायरेक्शन दैट वाज 0, so that is 0, and final momentum in the y direction is m1 v1 sin of theta 1 minus times m2 v2 sin of theta 2। minus इसीलिए because they are opposite to each other। ये देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, they are opposite to each other।